बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज हम झारखंड पीजीटी हिंदी की मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह की अंतिम कहानी को पढ़ रहे हैं। कहानी है मनोवृत्ति। इस प्रकार आपकी कुल 27 कहानियां कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद हम अन्य रचनाओं को पढ़ेंगे। तो देखते हैं कहानी मनोवृत्ति। इसका प्रकाशन वर्ष 1934 है। मार्च महीने में 1934 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो हंस नामक पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। मानसरोवर भाग 1 का संकलन 1936 में हुआ था, जिसमें कुल 27 कहानियां हैं। रचनाकार प्रेमचंद्र हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पहले हम कहानी पर प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कहानी के पात्रों को एक साथ देख लेते हैं। उसके बाद कहानी की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। मनोवृत्ति कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन हैं? तो एक गांधी पार्क रहता है, उसमें ये सारे पात्र टहलने आते हैं और एक युवती रहती है जो सिर के दर्द के कारण वहाँ पार्क में बेंच पर, एक बिल्लौर नाम का बेंच रहता है, वहाँ पे वो गिर जाती है, मतलब अर्थात सो जाती है बेहोशी की अवस्था में। और ये सब उसे देखते हैं और तरह तरह के उनके मन में भाव जागृत होते हैं। बसंत है, हासिम है, वकील है, डॉक्टर, मीनू, बाई जी, यशवंत है। यशवंत का केवल नाम आया हुआ है, ये पात्र वहाँ पर, यही पात्र केवल उपस्थित है, बाकी सबका यहाँ पर नाम आया हुआ है। यशवंत का नाम आया है। मिस्टर जयराम है, जिन्हें वह अपने पारिवारिक सदस्यों के रूप में परिचय कराती है। मिस्टर जयराम है, बसंतलाल है और डॉक्टर श्यामनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनोवृत्ति कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यहाँ पर 1934 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कहानी में युवती के पति का क्या नाम था? तो कहानी में युवती का पति का नाम बसंत लाल था। अगला प्रश्न है मनोवृत्ति कहानी में युवती किसके घर की थी? तो युवती मिस्टर जयराम के घर की थी। वह संबोधित करके बताती है कि मैं बेगमगंज के मिस्टर जयराम के घर की हूँ। अगला प्रश्न है मनोवृत्ति कहानी में युवती के ससुर का क्या नाम था? तो मनोवृत्ति कहानी में युवती के ससुर का नाम डॉक्टर श्यामनाथ था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, यहाँ पर कथनों को लिया गया है। देखो, यह 20वीं सदी का करामात। उक्त कथन किसने कहा था? तो यहाँ पर उक्त कथन कहा था वकील साहब ने। वकील साहब ने यह कथन कहा था। अगला प्रश्न है आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। उक्त कथन किसने कहा था? तो उक्त कथन बसंत ने कहा था, जो बसंत और हासिम साथ में गांधी पार्क में दौड़ के लिए आए थे, जो ओलंपियन रेस की तैयारी कर रहे थे। अगला प्रश्न है मनोवृत्ति कहानी में युवती कहाँ की रहने वाली थी? तो मनोवृत्ति कहानी में युवती बेगमगंज की रहने वाली थी। कौन कौन से पात्रों के मनोवृत्ति में युवती को सोया हुआ देखकर उसके वैश्या होने का विचार नहीं आया? यहाँ पर ध्यान देना है, नहीं आया। तो यहाँ पर बसंत जो था उसके मन में यह विचार नहीं आया। हासिम के मन में भी यही विचार आया था, वकील साहब के मन में भी विचार आया था और मीनू के मन में भी यही विचार आया था कि ये जरूर वैश्या ही होगी। अगला प्रश्न है किस खेल की तैयारी के लिए बसंत और हासिम गांधी पार्क में आए थे? तो वह ओलंपियन रेस की तैयारी के लिए गांधी पार्क में आए थे। तो इस प्रकार एक लगभग आपकी 11 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी इस कहानी पर समाप्त होती है। अब हम और कथनों के लिए संपूर्ण कहानी का वाचन करेंगे। तो संपूर्ण कहानी का वाचन अति आवश्यक है। पीजीटी लेवल की स्तर की तैयारी के लिए संपूर्ण कहानी पढ़ना अति आवश्यक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कहानी का वाचन। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रारंभ करते हैं अगली कहानी मनोवृत्ति। मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह की यह अंतिम कहानी है। इसके पहले की कुल 26 कहानियां आपको चैनल पर पढ़ाई जा चुकी हैं और उस पर प्रश्नोत्तरी भी हो चुकी है। इस प्रकार से आज हमारा मानसरोवर भाग 1 कंप्लीट हो जाएगा। एक संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी हम संपूर्ण मानसरोवर पर करेंगे, उसकी भी क्लासेस आपको इसके बाद मिल जाएंगी। फिर हम प्रारंभ करेंगे झारखंड पीजीटी की अगली रचनाओं को। चलिए पढ़ते हैं मनोवृत्ति कहानी।
एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए। यह चौंका देने वाली बात है। सुंदरियां पार्कों में हवा खाने आती हैं, हंसती हैं, दौड़ती हैं, फूल पौधों से खेलती हैं, किसी का इधर उधर ध्यान नहीं जाता। लेकिन कोई युवती रविश के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए, वह बिल्कुल गैर मामूली बात है, अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली। रविश पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं, बूढ़े भी जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वहीं ठिठक जाते हैं। एक नजर वह दृश्य देखते हैं और तब चले जाते हैं। युवक वृंद अर्थात युवकों का समूह रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युवतियां लज्जा में आंखें नीचे करते हुए। बसंत और हासिम निकर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाले हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं। तभी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह न मिली? हासिम ने जवाब दिया, कोई वेश्या है। लेकिन वेश्याएं भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं कहती। वेश्या अगर बेशर्म न हो तो वेश्या नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक व्यवहार करती हैं। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती है। उसका छिपाव केवल आकर्षक बढ़ाने के लिए है, हो सकता है, मगर केवल यहाँ सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। वेश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यवती बन जाती हैं। रात भर प्याले के दौर चले होंगे, काम क्रीड़ाएं हुई होंगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएगी? हो सकता है घर से रूठ कर आई हो, चलकर पूछ ही क्यों न लें। नीरे अहमक हो, बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं? अजी चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसास जताएंगे। और जो कहीं झिझक दे तो झिझकने की कोई बात भी हो, उससे सौजन और सहृदयता से में डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युवती ऐसी गत यौवनाएं तक तो रस भरी बातें सुनकर फूल उठती है। यह तो नव यौवना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा। मेरे हृदय पर तो यह रूप जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया। शायद कभी न भूल सकूं। मैं तो फिर भी यही कहता हूँ कि कोई वेश्या है। रूप की देवी वेश्या भी हो, उपास्य भी है। यहीं खड़े खड़े कवियों की सी बातें करोगे, जरा वहां तक चलते क्यों नहीं? केवल खड़े रहना पास तो मैं डालूंगा। कोई कुलवधू है। कुलवधू पार्क में आकर सोए तो इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है, और यह वैश्या मनोवृत्ति है। आजकल की युवतियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी हैं। फॉरवर्ड युवतियां युवकों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन है कुलवधू। कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहुदगी समझता हूँ। तो चलो फिर दौड़ लगाएं। लेकिन दिल में वह मूर्ति दौड़ रही है। तो आओ बैठें। जब वह उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चले। मैं कहता हूँ वेश्या है और मैं कहता हूँ कुलवधू है, तो 10-10 की बाजी। यहाँ पर देखिए दोनों में बाजियां भी लग गई हैं 10-10 रुपए की। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो खोई जवानी ढूंढ रहे हैं। एक की कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल। दूसरे के बाल पके हुए पर कमर सीधी, इकहरा शरीर। दोनों के दांत टूटे पर नकली लगाए, दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील हैं, छरहरे महोदय डॉक्टर। वकील, देखा यह 20वीं सदी का करामात। डॉक्टर, जी हाँ देखा। हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। शिष्टता की बुराई देने का अब समय नहीं है। किसी भले घर की लड़की वेश्या है साहब, इतना भी नहीं समझते। वेश्या इतनी फूहड़ नहीं होती और भले घर की लड़की फूहड़ होती है। नई आज़ादी है, नया नशा है।
हम लोगों की तो बुरी भली कट गई है। जिनके सिर आएगी वह झेलेंगे, जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। अफसोस जवानी रुखसत हो गई, मगर आंखें तो नहीं रुखसत हो गईं। वह दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आंखों से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर से जवान होने को जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में जिंदगी की बहार है। हमारे वक्तों में तो कोई सूरत ही नजर नहीं आती थी। आज तो जिधर जाओ उधर हुस्न ही हुस्न के जलवे हैं। सुना युवतियों को दुनिया में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वह है बूढ़े मर्द। मैं इसका कायल नहीं, पुरुष को जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों से ज्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजुर्बे होते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। यह सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमजोर हो जाता है। अगर यह बात न होती तो इस रमणी को इस तरह देखकर हम लोग यूं चले न जाते। मैं तो देख भर देख भी न सका। आंखों से मैं तो देख भी न सका। डर लग रहा था कि कहीं उसकी आंखें खुल जाएं और वह मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे। खुश होती है कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया। अजी रहने भी दो। आप कुछ दिनों आकोसा का सेवन कीजिए। चंद्रोदय खाकर देख चुका हूँ, सब लूटने की बात है। मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। आप इस युवती से मेरी बात पक्की करा दें, मैं तैयार हूँ। हाँ, मेरा जिम्मा, मगर हमारा भाई हिस्सा भी रहेगा। अर्थात यह कि कभी कभी मैं अभी आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूँगा। अगर आप इस इरादे से आए हैं तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊँगा। ओहो, आप तो मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूँ यह भी डॉक्टरों ने लूटने का एक लटका निकाला है। सच? अरे साहब, इस रमणी के स्पर्श में जवानी है। आप हैं किस फेर में? उसके एक एक अंग में, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में भरी जवानी है। न 100 मंकी लैंड, न एक रमणी का बाहुपास। अच्छा कदम बढ़ाइए, मुवक्किल आकर बैठे होंगे। यह सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी। वह इस तरह सोई है कि इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केसों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखें, अपनी छाती पीटें। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वह बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं। हम जिस तरह दिल से प्रेम करते हैं जवान कभी कर सकता है? बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों से साबिका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों की खोजा करती हैं। जवान तो छिछोरे, उच्छृंखल, अस्थिर और गर्वीले होते हैं। वे प्रेम के बदले कुछ चाहते हैं, यहाँ निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण करते हैं। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई। मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका कोई जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करे। यहाँ ऐसे से नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी तो, मगर जब अपने लड़के दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो। मेरा लड़का यशवंत तो बंदूक दिखाने लगा। यह जमाने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। अब अगला पार्ट इसमें है आपका। यहाँ से 2 देवियों का आना हुआ। 2 देवियां, एक वृद्धा, दूसरी नौ यौना। पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई। उनकी निगाह भी उस नींद की मारी युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नौ यौना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखकर कहा, ठाठ तो भले घर की देवियों की हैं, बस ठाठ ही देख लो। इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आज़ादी न मिलनी चाहिए। मुझे तो वेश्या मालूम होती है। वेश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है? कैसे मजे से सो रही है, मानो अपने घर में है। बेहयाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सज्जनता है उसे नहीं छोड़ती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आंधी का जम्फर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने से साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं?
पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथ लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगते हैं। पुरुष स्वाधीन है, वह दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ, वह स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसलिए अपनी स्वाधीनता को ढोंग करती है। जो बलवान हैं वे अकड़ते नहीं, जो दुर्बल हैं वही अकड़ है। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी देना नहीं चाहते? मैं तो कहती हूँ स्त्री अपने को छुपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोलकर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण को की फिक क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? अब मुंह न खुलवाओ मीनू, इस छोकरी को जगाकर कह दो जाकर घर में सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और यह निर्लज्जा टांग फैलाए पड़ी है। यहाँ नींद कैसे आ गई? रात कितनी गर्मी थी बाई जी, ठंडक पाकर बेचारी की आंखें लग गई हैं। रात भर यहीं रही है, कुछ कुछ बदती है। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी? इतना दिन चढ़ाया, उठकर घर जाओ। युवती आंखें खोल देती है। ओहो, इतना दिन चढ़ाया? क्या मैं सो गई थी? मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है। मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो। यहाँ आई पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई, फिर मुझे होश न रहा। अब भी मैं खड़ी नहीं हो सकती, मालूम होता है मैं गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की पर फायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्यामनाथ को तो जानती होंगी, वह मेरे ससुर हैं। युवती ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, यह तो अभी इधर ही से गए हैं। सच? लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं? अभी मेरा गौना नहीं हुआ है। तो क्या आप उसके लड़के बसंत लाल की धर्मपत्नी हैं? युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, बसंत लाल तो भी अभी इधर से गए हैं। मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है, मतलब दोनों साथ में पढ़े हैं। अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहाँ है? तो मैं दौड़कर डॉक्टर को खबर दे दूं? जी नहीं, किसी को न बुलाएं। बसंत लाल भी वहीं खड़ा है, उसे बुला दूं? तो चलो अपने मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में? बेगमगंज, मिस्टर जयराम के घर। मैं आज ही मिस्टर बसंत लाल से कहूंगी। मैं क्या जानती थी कि वह इस पार्क में आते हैं, मगर कोई आदमी साथ ले लिया होता। किस लिए? कोई जरूरत न थी। इस प्रकार यहाँ पर ये कहानी संपूर्ण हुई। तो यहाँ इस कहानी का भाव था कि एक युवती जो अपने अस्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य उसका सही नहीं था और पार्क में वह बेहोश होकर सो जाती है, और अलग अलग लोगों की क्या क्या मनोवृत्तियाँ थी वह यहाँ पर पूरा उजागर किया गया है। बहुत ही अच्छी कहानी, मनोवृत्ति अर्थात मन के भाव की कहानी। मिलते हैं अब नेक्स्ट रचना के साथ। यहाँ पर आपका मानसरोवर भाग 1 समाप्त हुआ। धन्यवाद।